नमस्कार, आप सभी का एसकेएल स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स प्रैक्टिकल के बारे में। और जो प्रैक्टिकल से संबंधित जो एग्जामिनर आते हैं वो वाइवा में जो आपसे क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रैक्टिकल का, वो कितने चरणों में होगा। जो वाइवा होने वाला है या प्रैक्टिकल होने वाला है वो कितने चरणों में होगा, आगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जो आपका प्रैक्टिकल का जो चरण दिया गया है, वो प्रैक्टिकल के चरण हैं आपके दो। कितने चरण हैं बेटा? आपके दो चरण बाय विवरण। देखें, पहले चरण में आपको 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जो मंडल दिए गए हैं, ये मंडल हैं जैसे आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या। ये सभी मंडल दिए गए हैं। इन मंडलों में आपके ज़िले हैं। तो मान लें आगरा में जितने भी ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में जो प्रैक्टिकल होने हैं वो 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में ही होने हैं। अब दूसरे चरण की बात करें यानी फेज़ 2 की, तो उसमें 2 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 2026 में बोर्ड के जो प्रैक्टिकल हैं वो होने हैं, जिसमें आपके ज़िले आएंगे, मंडल आएंगे अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर मंडल। ये सभी इसमें मंडल आएंगे और इन्हीं मंडलों के अंदर आपके क्या होंगे? ज़िले होंगे। तो अब देखते हैं बेटा किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और प्रैक्टिकल में जो नंबर हैं वो किस किस बेस पर आपको मिलेंगे। तो देखिए बेटा, प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ दिया गया है प्रैक्टिकल पर नंबर कैसे मिलता है। प्रैक्टिकल पर नंबर कैसे मिलता है? फाइल बेस पर मिलता है, मॉडल या चार्ट पर मिलता है, लाइव प्रैक्टिकल पर मिलता है या फिर वाइवा पर मिलता है। तो अगर सबसे पहले आप लोग अपनी एक फ़ाइल तैयार करेंगे, उसके बाद मॉडल या चार्ट तैयार कर सकते हैं, या जो एग्जामिनर आएंगे वो आपका लाइव प्रैक्टिकल करा सकते हैं कॉलेज के अंदर, और वाइवा बेस भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। उसके लिए हमने कुछ टॉपिक पिकअप किए हैं, तो वो टॉपिक आपके क्या रहेंगे, जैसे लिखा है प्रैक्टिकल के लिए वायरल टॉपिक। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हमने यहाँ पर ले लिए, और भी सारे टॉपिक हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक लिया हमने ट्रांसफार्मर, दूसरा टॉपिक लिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तीसरा टॉपिक आपका रहेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जैसे चौथा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, पांचवा टॉपिक है डेविसन तथा जर्मन प्रयोग। ऐसे और भी प्रयोग हो सकते हैं। नील्स बोहर का प्रयोग हो सकता है, या नील्स बोहर का परमाणु मॉडल हो सकता है। कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, तो उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें यहाँ पर, ट्रांसफार्मर क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? ट्रांसफार्मर क्या है। तो इसका आपको जवाब कैसे देना शॉर्ट वे में। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं बेटा? हम एसी, क्या कहते हैं? एसी के वोल्टेज को बिना आवृत्ति बदले कम या ज़्यादा करने के काम आता है। वो क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसफार्मर कहलाता है। या फिर अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में सक्षम है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है वाइवा के लिए, और एक नंबर में आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस पर करता है बेटा? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर से बनता है वो बनता है ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की क्यों बनी होती हैं। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती हैं वो नर्म लोहे की क्यों बनी होती हैं।
तो इसमें क्या है, इसका जवाब देखेंगे, नर्म लोहे की पारगम्यता उच्च होती है और इसमें शैथिल्य हानि कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर से देखने के लिए मिलेंगे। देखते हैं बेटा आगे। और एक क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है ट्रांसफार्मर से, तो वो क्वेश्चन आपका रहेगा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। कितनी? 100% होती है। लेकिन व्यवहार में यह 90 से 98% होती है। जब हम उसे यूज करते हैं तो उसकी जो क्षमता निकल के आती है वो 90 से 98% निकल कर आती है। अब देखते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं, वो देखेंगे। जैसे भंवर धाराओं को हम करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे क्वेश्चन दिया गया बेटा, भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें होता है बेटा, हाँ देखेंगे, क्रोड को पटलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? क्रोड को पटलित बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकते हैं, और जो वाइवा में आपके एग्जामिनर आएंगे वो भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? इसका जवाब रहेगा बेटा आपका, जब किसी धातु की सतह पर उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, दहली आवृत्ति क्या है? दहली आवृत्ति क्या है? तो इसका जवाब आपको देना है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके बिना धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है, वह क्या कहलाती है बेटा? दहली आवृत्ति कहलाती है। वह क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरोधी विभव क्या है? क्या पूछा गया बेटा? निरोधी विभव क्या है? तो निरोधी विभव क्या होता है बेटा? इसका जवाब आप देंगे, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, वह क्या कहलाता है बेटा? निरोधी विभव कहलाता है। वह क्या कहलाता है? निरोधी विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें तो क्या है, कार्यफलन की परिभाषा दें। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कार्यफलन की परिभाषा बताइए। तो कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है बेटा? उसमें जवाब आपको देना है, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? कार्यफलन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब जो आपसे टॉपिक दिया था व्हीट स्टोन सेतु, अब व्हीट स्टोन सेतु से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो देखें। व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखेंगे, व्हीट स्टोन सेतु शून्य विक्षेपण, कितना बेटा? शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है व्हीट स्टोन सेतु? शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा वाइवा के लिए? व्हीट स्टोन सेतु के सुग्राही होने की शर्त बताइए। क्या बतानी है बेटा? सुग्राही होने की शर्त बतानी है आपको। किसकी? व्हीट स्टोन सेतु की। तो इसमें क्या होता है बेटा? क्या शर्त होती है? जवाब देंगे आंसर में, व्हीट स्टोन सेतु की चारों भुजाओं में प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? व्हीट स्टोन सेतु की चारों भुजाओं में
प्रतिरोध जो लगे होते हैं वो एक ही कोटि के होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा व्हीटस्टोन सेतु पर, उसको देखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति परस्पर बदल दी जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों। इस क्वेश्चन में कह रहा है अपनी भाषा में, देखेंगे अगर धारामापी और सेल की स्थिति यानी जगह को बदल दिया जाए तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आप जवाब किस प्रकार देंगे, देखें। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल तथा धारामापी की भुजाएं संयुग्मी भुजाएं हैं। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, समान भुजाएं हैं, इसलिए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। हमने पूरी बुक से इसमें क्वेश्चन पिकअप किए हैं, तो देखते हैं। अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो अपवर्तनांक है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखेंगे। दोनों माध्यमों पर तथा प्रकाश के रंग अथवा तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये इसका जवाब रहेगा आपका सदैव फोकस व ध्रुव के बीच। सदैव फोकस व ध्रुव के बीच। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक डायोप्टर से क्या तात्पर्य है, एक डायोप्टर से क्या तात्पर्य है। ठीक है। डायोप्टर क्या होता है बेटा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो इसका जवाब देंगे आप, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या है बेटा 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मीटर सेतु होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आपका बहुत सिंपल जवाब रहेगा, मीटर सेतु जो होता है बेटा वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विचलन कोण किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा, विचलन कोण किसे कहते हैं। देखेंगे तो इसका जवाब आपका रहेगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण तथा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। के बीच को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब इसका जवाब आपका रहेगा, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के मात्रक घन, किसको बेटा, उस पदार्थ के मात्रक घन के आमने सामने के फलकों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। जब धारा एक फलक से उसके सामने वाले फलक की ओर प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ऊर्जा बैंड क्या होता है। ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो देखेंगे इसका जवाब आपका रहेगा, ठोसों में परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉनों में अन्योन क्रिया के कारण ऊर्जा स्तरों का विस्तार हो जाता है। यही ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। किसके कारण देखेंगे, एक बार रिपीट करेंगे। ठोसों में परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉनों में अन्योन क्रिया के कारण
ऊर्जा स्तर का विस्तार हो जाता है। किसका हो जाता है बेटा? ऊर्जा स्तर का विस्तार हो जाता है। ऊर्जा स्तर का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। यही ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएन संधि डायोड क्या होते हैं? पीएन संधि डायोड क्या होते हैं? तो इसका जवाब रहेगा आपका, पीएन संधि डायोड में एक पी टाइप क्रिस्टल, एक कैसा होता है? पी टाइप क्रिस्टल को विशेष विधि द्वारा एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ा जाता है। वही क्या कहलाता है बेटा? आपका पीएन संधि डायोड कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पीएन संधि डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्धचालकों में दाता कौन होता है? अर्धचालकों में दाता कौन होता है? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो जवाब रहेगा, एन प्रकार के अर्धचालक। क्या रहेगा? एन प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? तो देखेंगे बेटा, यह दो पीएन संधियों युक्त अर्धचालक युक्ति है जिसके तीन भाग होते हैं। जिसके कितने भाग होते हैं बेटा? तीन भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका रहता है उत्सर्जक आधार, सेकंड पॉइंट पर, और थर्ड पॉइंट पर रहता है संग्राहक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, संग्राहक पर किस प्रकार की अभिनित होती है? तो उत्क्रम अभिनित। कैसे बेटा? उत्क्रम अभिनित। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप बेटा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बेटा डायोप्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो में। टेक केयर। मैं आशा करता हूँ आप सभी का प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों ही अच्छे हों और आपको 30 में से 30 मार्क्स मिलें।